सुस्वागतम बच्चों बच्चों once again welcome to you all besides ICC NEET G बच्चों hope you all are in fine। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और क्या बात है सब पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। आज बच्चों क्या करेंगे सुनो। आज हम पढ़ेंगे शुरू करेंगे फिजिक्स। हम लोगों ने बायोलॉजी शुरू कर लिया है, केमिस्ट्री भी शुरू कर लिया है। फिजिक्स का जो मूल मंत्र था मैथमेटिकल टूल वो तो खत्म कर दिया है। अभी फिजिक्स शुरू करेंगे। देखो बच्चों, फिजिक्स जो है साइंस पढ़ने का एक अहम कड़ी है, क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग साइंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप साइंस पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यह है फिजिक्स आसान है और फिजिक्स बहुत कठिन भी है जिन लोगों के लिए जो लोगों को समझ में नहीं आता है। फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स को समझना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है। जो सही तरीके से फील कर पाया उसको वो सही से समझ पाया, तो उसी हिसाब से वो फिजिक्स को पढ़ेगा। तो बच्चों इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फिजिक्स पढ़ाने से पहले फिजिक्स को समझना है। पहले समझो, पहले फील करो, फील करने के बाद उसको समझो। और जो बच्चों, मैं तो पर्टिकुलरली नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, बोर्ड के लिए तो ऐसे हो जाएगा। नीट के लिए पढ़ने का जरूरी है। मतलब फिजिक्स आप लोगों को पढ़ना है। उसका फिजिक्स में ज्यादातर आता है न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बायोलॉजी में एकदम अच्छा है क्योंकि वो थियोरेटिकल है। बायोलॉजी में 90 से 90 क्वेश्चन कर लेते हैं। केमिस्ट्री में जो आता है 45 क्वेश्चन तो होता है ना, वो 50 क्वेश्चन होता है। 45 में से 40 क्वेश्चन होता है थियोरेटिकल बेस के, वो कर लेते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल बेस होता है उसमें से थोड़ा प्रॉब्लम उनको होता है। और फिजिक्स में 45 से 5 क्वेश्चन अगर आएगा कंसेप्चुअल, तो 40 क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स अगर आप सही नहीं करोगे तो आप लोगों को जितना बायोलॉजी पढ़ लो, जितना केमिस्ट्री पढ़ लो, अगर फिजिक्स में आप ठीक नहीं करोगे तो आप लोगों का मार्क नहीं आएगा। इसलिए फिजिक्स को पहले फील करो, फिजिक्स को समझो। न्यूमेरिकल्स में यहाँ सभी न्यूमेरिकल्स, सभी टाइप का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग पहले कभी नहीं किए होंगे, आप लोगों तो किए नहीं होंगे। जो लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी नहीं किए होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ज्यादातर आप लोग को देखते हैं कि आंसर पता देते, ये हो गया, ये आंसर हो गया, कैसे आंसर हुआ, कौन सी स्टेप देकर आने से आंसर होता है, ये सब मैं आप लोगों को अच्छी तरह से फिजिक्स में बताऊंगा। आप लोग एकदम आराम से पढ़िए। मैं ज्यादा भी वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, छोटा छोटा वीडियो करके आप लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। और क्वेश्चन आप अपने आप कैसे प्रैक्टिस करोगे वो भी बता दूंगा। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। पहला पार्ट हम शुरू करेंगे फिजिक्स का। देखिए फर्स्ट जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। जब से नीट कंडक्ट किया है 2013 से, तो नीट कंडक्ट कर रहा है ना, पहले से तो ऐसे अलग अलग स्टेट में होता था। तभी से ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है नीट एग्जाम में। तो इसको बहुत जगह पर पढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अननेसेसरी टाइम की वेस्ट करेंगे, कभी हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक दो बार इसको देख लेंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों आप लोगों के लिए। मेन पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, और बोर्ड में भी ये आएगा, क्योंकि ये है फंडामेंटल। इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके आप फिजिक्स को भी समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो हम पहले आज शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद का जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको पहले हम समझते हैं एकदम बारीकी से। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ बच्चों। हम लोग अभी शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला पढ़ा। ओके, तो बच्चों कुछ थियोरेटिकल पार्ट है फिजिक्स का। इंट्रोडक्शन में मैं उसको एक बार लिख दिया हूं, आप लोग को समझा देता हूँ। तो देखो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे इसको हम लिख दिया हूं यहाँ। पहले देखो लिखा हूं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस। 2 तरीके से होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है,
क्वांटिटी में क्या देखते हैं, कितना है, क्या है इसका क्वांटिटी। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमने जो केमिस्ट्री का पढ़ा था, फिजिकल इसमें से देखा था कि क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि नहीं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो दूसरे में, इस तरह से यह भी वही भी पार्ट है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट हम करेंगे उसी के ऊपर फिजिक्स बेस्ड होगा। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा उसी को क्वांटिटेटिव साइंस है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होगा उसी के ऊपर बेस्ड होता है फिजिक्स। टू एक्सप्रेस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कोई भी हमने लिया, एक रॉड ले लिया, वो 6 मीटर का है कि 5 मीटर का है, उसको हमने कैसे मापेंगे। हम लोग तो एक रॉड, ये पेन ले लिया है, पेन का लेंथ क्या है हम कैसे जानेंगे, स्केल लगाएंगे तो स्केल के साथ उसको मैच करके मालूम होगा ना हमका कि ये 5 सेंटीमीटर का है कि 10 सेंटीमीटर का है। इसलिए इसको क्या है, ले लिया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, किससे एक्सपेरिमेंट किया, स्केल के ऊपर पका के इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ये इसका एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, इसका लेंथ हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल है लेंथ है, मास है, ये सब है एक फिजिकल क्वांटिटी। हमने लेंथ को लिया, उसको लेंथ को हम मेजर करके एक स्केल लेके, मास करना है तो उसको हम नापेंगे, एक किलोग्राम जो नापना में होते हैं, नापते हैं, उसको लेके उसमें नापेंगे इसको, तो उसी हिसाब से हम इसका वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो टू एक्सप्रेस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5 मीटर आया कि 1 मीटर आया, जो भी है, जो आया, फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट इज नीडेड। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है इसको नापना हो, लेंथ मापना हो, या उसका वजन कितना है ये नापना हो, ये सब है मेजरमेंट। तो to express the experimental value of physical quantity, measurement is needed. Measurement is necessary to find out the physical quantity with its experimental value. Thus, all quantities that can measure is called physical quantity. All quantities that can measure, जो भी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी करेंगे। एंड मेंशन इन टर्म्स ऑफ नंबर के हिसाब से तो मापते हैं ना, इसको नापने आया तो 5 किलो हुआ, 5 एक नंबर आया कि नहीं, और 5 मीटर हुआ, ये एक नंबर है कि नहीं। तो टर्म्स ऑफ नंबर के हम लिखेंगे, इसके साथ इसका यूनिट जो लिखेंगे उसको हम पढ़ेंगे आगे, टर्म्स ऑफ नंबर। तो एग्जाम्पल क्या है फिजिकल क्वांटिटीज का, यहाँ लिख दिया हमें, मास, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, वाटन, एरिया, वॉल्यूम, ये और सारे डेंसिटी, ये सब जितने भी है, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब है फिजिकल क्वांटिटी, सभी को हम माप सकते हैं। तो ये है कुछ है उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है, इसको लिखा हुआ यहाँ, इसको समझ में आगे जाके जो पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और 2 पॉइंट में बताऊंगा। अभी देखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए फिजिकल फेनोमेना। क्या है ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे इंटर रिलेटेड होता है, एग्जांपल हम लेते हैं, फोर्स का हम लेते हैं, आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स 10th क्लास में। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर फोर्स किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, फोर्स इज इंटर रिलेटेड टू मास और एक्सेलरेशन। टेम्परेचर के हुआ क्या, बट नॉट विथ टेम्परेचर। हुआ सिर्फ मास और एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो देयर इज ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप
स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ होता है कि नहीं, फोर्स। तो मास एंड एक्सेलरेशन को क्या क्या हो गए, देयर आर लिखेंगे हम, देयर आर स्पेसिफिक क्वांटिटीज लाइक मास एंड एक्सेलरेशन। इस तरह से आप लोग वेलोसिटी को ले लो। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप जानते हैं कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ ही रिलेटेड होगा, ये ना मास के साथ रिलेटेड होगा क्या, नहीं होगा। तो स्पेसिफिक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेटेड होगा। तो ये होता है इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी बच्चों हम लोग ये जो इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसको डिमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसमें से पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, उसी को आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसको डिस्कशन नहीं करूँगा। ओके, इसका बच्चों ले लो स्क्रीनशॉट और थोड़ा आगे लिखेंगे। ले लिया, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जो एकदम ओरिजिनल क्वांटिटी है, जिसको कोई बदला नहीं सकते हैं, एक क्वांटिटी हमेशा वही रहेगा, इसको फंडामेंटल बोलते हैं। तो फंडामेंटल मतलब जो हमेशा जैसा है ऐसा ही रहेगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। उसी तरह का जो क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने आप एक खास है, हीरो है अपने आप। इट कैन नॉट एक्सप्रेस फर्दर इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। इसको इसमें ही हम केवल डिफाइन करेंगे, वही अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका कोई रिलेशंस नहीं है, ये सेपरेट है, एकदम इंडिपेंडेंट है। कैन नॉट एक्सप्रेस, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस। 1 kg को आप 1 लीटर के साथ कर सकते हैं क्या, हाँ 1 लीटर के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मास के अंदर जाता है, वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम हो जाता है। एक हम पढ़ते हैं क्या कि 1 लीटर 99 ग्राम होता है, कि ऐसे क्या होते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का किसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं है, सब अलग अलग है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने हैं, 7 है। क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस है ये है, और लुमिनस इंटेंसिटी। एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या है, उसको हम मोल बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। आप नहीं समझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो मास है ओजन, कितने सब्सटेंस है, कितने ग्राम, ओजन किसका वेट क्या है, लेकिन अमाउंट मतलब कितना है, कितने नंबर का है, डिफरेंस यही होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास के बीच, है ना, समझ में ना। इसके बाद हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ये डिपेंडेंट होता है, ये बनते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके बनाते हैं एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये है डिपेंडेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंडेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट फॉर्म बनाते हैं।
यूनिट्स फॉर अदर फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी में जाता है ना। यूनिट्स फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, यूनिट्स फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड का ये जो दो का कॉम्बिनेशन होगा बेस यूनिट का, तो ये बनेगा एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। देखो एरिया कैसे बनता है बच्चों, एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे बनता है कि नहीं एरिया। तो दोनों हो गया क्या, लेंथ और ये ब्रेड्थ, तभी वो लेंथ लेंगे, लेंथ का कॉम्बिनेशन हो गया, एरिया बन गया। वॉल्यूम भी इस तरह से बनता है, एल 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 तीनों का ले लेते हैं, एरिया, ब्रेड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ले लेंगे, वॉल्यूम कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बनता है कि नहीं। इन लोगों का कॉम्बिनेशन एक या दो लेके कॉम्बिनेशन करके यूनिट को हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। डेंसिटी बनेगा कैसे, मास बाई वॉल्यूम से बनेगा डेंसिटी। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हमने बताया था अभी। ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी जो है डिपेंडेंट है, डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप इंडिपेंडेंट है, वो कोई दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी में तब्दील नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, अपने आप ही रहेगा। हाँ, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसी में से, केजी को हम ग्राम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेंथ को हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं होगा अदर क्वांटिटी में। लेंथ मास में कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, हो सकता है क्या। तो ये जो है ये थोड़ा उसका थियोरेटिकल जो पार्ट है, हमने ये सब यहाँ डिस्कशन कर लिया। इसको अभी आगे क्या है किताब में और आगे क्या दिया है उसको हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले दो। है मेजरमेंट। बच्चों मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी with a fixed known standard quantity with an unknown magnitude। समझ में आता है यही लाइन क्या है। एक किताब का आपका मैं देखो बच्चों एनसीईआरटी किताब के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसी किताब से ही आप लोगों को सभी दिया, सब उसी में से ही तो जो आजकल तो रेफरेंस बुक मिल रहा है तो उसी को ही फॉलो करके बनाया गया है ना। तो रेफरेंस बुक में ये सब पढ़, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये किताब के अंदर ही आता है, तो यहाँ आपको पूछ लेगा कुछ, तो आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं एक किताब का जो पॉइंट है इसको ही डाल के लिखता हूँ। मैं रट्टा मार के नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों, जो जरूरी है उसको देखता हूँ, पहले उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, फिर उसको समझता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ, वही मेरा काम है बच्चों। ओके, देखिए द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लिए, इसको कंपेयर किए किसके साथ, विथ ए फिक्स्ड नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ अन अननोन मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड अननोन होगा। कैसे क्या है हम अभी एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमने ले लिया 10 kg, 10 kg ले लिए, इसमें से क्या होगा, 10 क्या है, 10 होगा इसका मैग्नीट्यूड, 10 इज द मैग्नीट्यूड। और केजी क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी दिखा था, उसमें से मास दिखा था। मास एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो उसका अभी यूनिट हम पढ़ाएंगे आपको, उसका यूनिट है केजी। क्या है, मास का यूनिट है केजी। तो उसको एक केजी को हमने एक अननोन मैग्नीट्यूड, इसका
10 हमको मालूम नहीं है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन केजी तो वही रहेगा ना। केजी क्या है? केजी फिक्स्ड है। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये है अननोन है, ये कोई कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे हम देखेंगे? n इंटू यू। यहाँ n होता है मैग्नीट्यूड और u होता है यूनिट्स, है कि नहीं? ये n हो गया, ये u हो गया। हाँ? और एक बात बच्चों, जब भी हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, फॉर ए फिक्स क्वांटिटी कहाँ पर लिखूंगा? फॉर ए फिक्स क्वांटिटी, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार भी बताऊंगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? इसको ले लिया? ओके। For a fixed quantity, for a fixed quantity, the magnitude and units are inversely proportional। और एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी हमने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? समझते हैं इसको? देखो बच्चों, हमने अभी मैग्नीट्यूड लिया था, मैग्नीट्यूड को क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन, यूनिट इक्वल टू यू। तो ये जो लिखा गया है लाइन, इसके हिसाब से क्या होता है? देन n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है ना, n प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u। इसका मतलब क्या है? अगर if n increase, if n increase, u will decrease, है कि नहीं? उल्टा हो जाएगा कि नहीं? n इंक्रीज किया, n इंक्रीज किया, n इंक्रीज, देन u डिक्रीज। कैसे होता है? देखो बच्चों, यहाँ हमने लिखा 10 kg, इसको लिया n, ये लिया u। 10 kg कितने ग्राम हो जाएगा? 10, इसके साथ 3 तो 0 लगा लो, कितना ग्राम हो जाएगी? नहीं, ग्राम हो गया कि नहीं? देखो यह केजी क्या है? बड़ा है, यह ग्राम छोटा है। तो लेकिन 10 बड़ा है कि ये बड़ा है? ये हो गया यहाँ यू एन, ये हो गया यू, हो कि नहीं? तो यहाँ एन क्या है? एन स्मॉल, केजी, यू लार्ज, है कि नहीं? इधर क्या है? एन लार्ज, यू स्मॉल, है कि नहीं? 10 क्या है? n और 1 था 10,000, कौन बड़ा होगा? 10,000 बड़ा होगा, तो n बड़ा हो गया, तो u कम छोटा हो गया कि नहीं? u ग्राम पे आ गया। इधर n छोटा है, 10 है, तो u बड़ा है, बड़ा। ये समझ में आया आपको? n इंक्रीज, ये क्या होता है? n
डिक्रीज, यू इंक्रीज, बड़ा हो गया, इधर एन इंक्रीज, यू डिक्रीज। ये जो सिंबल हमने दे के लिखता हूँ ऊपर नीचे, इसको भी आप लोग समझ गए कि नहीं? जब वो बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा एरो मार्क, छोटा होगा तो नीचे जाएगा एरो मार्क। समझ में आया बच्चों ये पॉइंट? फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी, देखो ये हमने फिक्स क्वांटिटी ले लिया, 10 ले लिया। ये नहीं है कि 10 को ले लिया इधर 5 लिख दिया, ऐसा नहीं है। 10 का ग्राम हमने कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर आप ले लो, 1 मीटर, देखो 1 मीटर, ये यू, ये हो जाएगा 100 cm, ये हो गया यू, ये हो गया एन। देखो 1 बड़ा है कि 100 बड़ा है? ये एन छोटा है तो मीटर बड़ा है, यू बड़ा है, इधर एन बड़ा है, नंबर बड़ा है, 100 है, इधर सीएम हो गया। सीएम छोटा है कि मीटर छोटा है? सीएम छोटा है। समझ में आया बताओ? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या मैंने फिजिकल यूनिट्स का चार्ट बना दिया हूँ। देखिए फिजिकल, अभी यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनिट तो आ गया है हमको टर्म में। तो देखो द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जो यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूज करेंगे उसको बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है, क्या है बेस यूनिट है इसका? देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमने लेंथ ले लिया। लेंथ का बेस यूनिट क्या है? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा और मिलीमीटर होगा, ये बेस यूनिट होगा। लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है, वो मीटर ही होगा। सिमिलरली मास का हमने ले लिया, मास का बेस यूनिट से केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, हम कर सकते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट है केजी। टाइम का हमने ले लिया, मिनट है, सेकंड है, आवर भी हम लिख सकते हैं, यहाँ आवर भी लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं। तो लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है ये होगा सेकेंड। हम सब जो भी कैलकुलेशन करेंगे, हम लोगों ने जितना भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सब सेकेंड के हिसाब से लेंगे, केजी का हिसाब से और मीटर के हिसाब से ही करेंगे। तो अगर हमको मांगा है कि इसमें कितने आवर में हुआ तो हम सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे। ओके। सिमिलरली टेम्परेचर का है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है केल्विन में लेंगे। केल्विन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। करंट का है एम्पियर, इसका वही एक ही है, एम्पियर ए है। लुमिनस इंटेंसिटी, हम जो लाइट देखते हैं, लाइट का हम देखते हैं ना, लाइट कई बार 0 वोल्ट का थोड़ा सा कम होता है और 15 का 9 वोल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसको हम 100 वाट को जाएंगे तो वो भी और वाट का 0 वाट का थोड़ा कम होता है, 100 वाट 9 वाट का थोड़ा कम, उससे ज़्यादा होता है, 100 वाट का और ज़्यादा होता है कि नहीं? तो ये है इंटेंसिटी है, लाइट का इंटेंसिटी कितने तेज दिखता है। तो वही इंटेंसिटी का जो है उसको कैंडला बोलते हैं, कैंडला, उसका CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने अमाउंट का सब्सटेंस, नंबर सब्सटेंस कितने हैं, इसको बोलते हैं मोल। ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, हम लोग आगे केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। ये सब है फिजिकल क्वांटिटी का बेस यूनिट से। इसका आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद डेराइव्ड यूनिट का लिखेंगे। The units for derived quantity is called derived unit. derived unit का जो यूनिट होगा उसको हम derived units बोलेंगे। ये कहाँ से आता है? It is the combination of base units. बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन ही derived units होता है। कैसे होता है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, अभी वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या ले लेंगे? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेस इधर से इधर डिस्प्लेस हमने कर दिया, तो ये लेंथ हो गया कि नहीं? ये इसका जो होगा एक लेंथ है और ये है टाइम, है कि नहीं? तो लेंथ का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ
मीटर हमने लिया था, ऐसा यूनिट लिया था कि नहीं। सिमिलरली यूनिट ऑफ टाइम का हमने लिया था सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ क्या लिखूंगा, इधर एम लिखूंगा, इधर एस लिखूंगा कि नहीं। तो ये क्या यूनिट आ गया, 10 यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर और सेकेंड, है कि नहीं। इस तरह से और एक देखेंगे, एरिया का देखते हैं। एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, पता है कि नहीं। तो लेंथ का ये क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ ब्रेड्थ इसको छोड़ो। तो क्या हो गया, कैसे लिखेंगे, m इंटू एम स्क्वायर, हो गया कि नहीं। फर्स्ट यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इस तरह वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम होता है ना 3L, L इंटू एल, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाँ ये एम है, ये भी एम है, ये भी एम है इसका, तो क्या हो गया एम क्यू। समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया आपको, डायरेक्ट लिख लिया, ये दोनों समझा दिया, इसको लिख लिया ना, आप अपने आप करोगे, प्रैक्टिस करना है बच्चों। इस तरह से हम डेंसिटी का भी भाग सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा, मास का केजी होगा, और वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम को वही आएगा एल क्यू एम क्यू। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से क्या डिराइव करेंगे हम, डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम। मास का आता है केजी, वॉल्यूम का आया मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का होगा केजी पर मीटर क्यूब। और कि नहीं। तो आप लोग निकालो, मैं कुछ देता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, आप निकालो फोर्स का, और किसका निकालोगे, अब डिस्प्लेसमेंट का क्लिक करो, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, नहीं अभी तो, अब इन दोनों का करो, दोनों पढ़ा है करो, एक्सेलरेशन पढ़ा है नहीं, एक्सेलरेशन जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। ओके, तो ये है यूनिट्स के बारे में, हमने यूनिट्स के बारे में सब जान लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जाएंगे। द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट और डेराइव्ड यूनिट, दोनों को पूरा एकदम सबको ले लिया, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बच्चों बहुत काम का चीज है, आप लोग इसको ध्यान रखिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक का लाइन है, तो ये भी एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बच्चों। पहले था एमके सिस्टम, ये है फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस में इसको यूज करते थे, फ्रेंच सिस्टम है एमके सिस्टम। एम से आता है मीटर, के से केजी, एस से सेकेंड। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मीटर को हम कैसे बात करते हैं, किसका यूनिट है मीटर, लेंथ का, और केजी किसका यूनिट है, मास का, और सेकेंड ये है टाइम का यूनिट। तो एमके सिस्टम फ्रांस में चल रहा था उसको। इसके बाद सीजीएस सिस्टम, ये पता नहीं बच्चों कहाँ का है, ये छोटा सिस्टम है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से टाइम।
तो लेंथ को मापने के लिए सेंटीमीटर भी था, हम लोगों ने वो भी यूनिट में पढ़ा था, मीटर और सेंटीमीटर, ये भी शो देखा था कि नहीं। तो ग्राम है, केजी के जगह पर ग्राम आ गया, छोटा था, बस सेकंड वही रहा। इसके बाद बच्चों ब्रिटिश वालों यूज करते थे एपीएस सिस्टम। ब्रिटिश एपीएस मतलब फुट पाउंड पर सेकेंड। फुट आप लोग जानते हैं, फुट स्क्वायर फुट में ये रहते हैं, ये मकान है 10 फुट का, 12 फुट का, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। जो स्नेक पकड़ा जाता है 7 फुट का, 10 फुट का बोलते हैं, तो फुट लेंथ में जाता है। इसके बाद पाउंड, पाउंड मालूम हो कि नहीं आप लोगों का। ब्रिटिश का जो हम लोग आधा केजी बोलते हैं, वो आधा केजी नहीं, आधा केजी से थोड़ा कम होगा, 450 470 ग्राम ऐसे ही आएगा। आप लोग तो काफी बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे ना, तो बर्थडे का केक लाते हैं तो वो बोलता है क्या है दुकानदार, आप लोग 1 पाउंड का दूंगा या 2 पाउंड का दूंगा, तो केक तो वही उन्हीं का है ना, उसी साइज से वही चल रहा है। तो वेट में जाता है तो मास में जाएगा, जाएगा कि नहीं, पाउंड, फिर सेकंड में टाइम आएगा। तो ये तीनों सिस्टम पहले था, तो सब जगह पर अलग अलग था। हम लोगों के लिए तकलीफ था, ब्रिटिश वाले एक बोलेंगे, वो बोलेंगे कि हम लोग अभी क्या दुकान जाता है तो पाउंड बोलता है, तो किसी लोगों को पाउंड भी मालूम नहीं है, लेकिन हाफ केजी बोल देगा तो वो बोलेगा हाँ हाँ हाफ केजी ले लूंगा। तो एक तकलीफ हुआ, तो इसीलिए एसआई सिस्टम आया। एसआई सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये सभी जगह पर बच्चों चलता है, ये है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में इसी को ही मान के चलते हैं। उस सिस्टम क्या है, वो सिस्टम वही फ्रेंच सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है बताऊंगा। वो उसमें से लेंथ आ जाता है मीटर में, मास आ जाता है केजी में, टाइम वही सेकंड में रहा, वही एमके सिस्टम हो गया कि नहीं, है ना। क्यों लिया, क्योंकि इट इज रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1971। इसको भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बुक में है आपका। क्यों लिया, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम को लेके चलता था। उसमें से हम डेसिमल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एपीएस में डेसिमल्स नहीं होगा। मीटर सिस्टम, एमके सिस्टम में और जो एसआई सिस्टम में, ये इसका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, मॉडिफाइड किया गया है इसको। एमके सिस्टम विल बी मॉडिफाइड टू एसआई सिस्टम्स यूज्ड इन डेसिमल सिस्टम एंड देयर आर 7 बेस यूनिट्स। हम लोग तो 7 बेस यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, तो उसका एसआई सिस्टम भी मैंने लिख लिया था, लिखा था कि बेस यूनिट लिखा था, इसके बाद एसआई यूनिट भी लिखा था, लिखा था कि नहीं। तो ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, और थोड़ा आगे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्या पढ़ा, देयर आर 7 बेस यूनिट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज 7 बेस यूनिट्स, apart from these 7 base units, there are 2 supplementary units. दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, क्या है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बच्चों क्या है, प्लेन एंगल है डी थीटा। क्या है, डी थीटा। मतलब आप लोगों ने पढ़े होंगे रेडियंस, हमने फिजिकल क्वांटिटी में रेडियंस पढ़े थे कि नहीं है? देखो ऐसे एक सर्किल लिए थे हमने, आर कित बनाया था, और ये लिए आर, ये इधर ए और बी दिया था, यहाँ थीटा एंगल किया था, ए से बी जाते वक्त थीटा एंगल हो गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, थीटा एंगल हो गया। तो ये ए बी को क्या बोलते थे, आर्क। ये आर्क क्या हो जाता था, आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, पता था कि नहीं।
तो छोटा हो जाएगा तो डी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिखा था छोटे को आर डी थीटा। तो डी थीटा थीटा क्या हो जाता था, डी थीटा क्या हो जाएगा, आर बाई रेडियस हो जाएगा कि नहीं। पढ़े थे हमने आपको एंगल में पढ़ाया था मैंने। तो इसको क्या लिखेंगे, आर्क बाई रेडियस, ये है प्लेन एंगल। इसको हमने रेडियन में लेते थे, रेडियन में पढ़ते थे कि नहीं। तो ये क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, ये भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इक्वल टू डी एस, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं बाई आर, तो रेडियन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। इसको हम रेडियन में लेते हैं डी एस बाई आर। यहाँ अच्छा ये सब बाद में लिख लेता हूँ इसका। तो डी एस होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्क, और आर है रेडियस। तो प्लेन एंगल को हम लोग ने रेडियन में एक्सप्रेशन करते हैं। प्लेन एंगल डी थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। ओके, प्लेन एंगल समझ में आया आप लोगों को। प्लेन एंगल तो पढ़ा था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसको उल्टा के मैं आप लोगों को सॉलिड एंगल भी समझाऊंगा। आप लोगों ने प्लेन एंगल बारे में सब पढ़े होंगे, सॉलिड एंगल क्या है बताऊंगा। सेकेंड जो है सॉलिड एंगल, ये क्या है, ये एक्चुअली जनरली कहाँ होता है, इन 3D 3 डायमेंशन में होता है, इन स्फीयर। मैं सब लिखता हूँ कंप्लीटली आप लोगों को समझाने के लिए। देखो बच्चों, आप लोगों ने खरबूज, अभी तो सीजन है ना, तरबूज खाते हैं कि नहीं। तरबूज में जब जाते हैं तो बोलता है कि चेक करके दूंगा अंदर सही है कि नहीं, एकदम रेड कलर है कि नहीं, देखने के लिए वो क्या करता है, एक साइड में काटता है। तो ऐसे आपको काट के दिखाता है एक साइड। आप लोग भी खाते हैं तो एक साइड ऐसे खाते हैं। सपोज ये है खरबूजा या तरबूजा हो गया, तो ये ऐसे एक साइड आपको दे देगा, काट के निकाल के दे देगा कि नहीं। आप लोग खाते हैं नहीं, तो ये क्या है, ये इसको और 3D में आप एक ये करेंगे तो ऐसे आ जाएगा कि एक पीस आ जाएगी कि नहीं। ये तो दिखाई नहीं देगा बाहर से, लेकिन ऐसे ऐसे एक पीस अगर आप निकालोगे तो ऐसे एक पीस निकल आएगा कि नहीं है। यहाँ एक एंगल हो जाएगा कि नहीं बताओ, है ये निकल के आ गया, यहाँ एक एंगल हो गया, होता है कि नहीं। अंदर का जो यहाँ से हम अगर एक सॉलिड स्फीयर का हम लोग निकालेंगे तो ऐसे एक एंगल आएगा कि नहीं। ये एंगल होता है सॉलिड एंगल होता है। समझ में आया आप लोगों को। आप लोग एप्पल भी खाते होंगे, एप्पल का ऐसे पीस बीच में से काट लिया तो उसको निकाल दे, तो ये एक्चुअली ऐसा पीस आ जाता है आप लोगों के लिए। ऐसा एक पीस आ गया कि नहीं, ऐसा एक पीस निकल के आ जाता है एप्पल का, आप लोग जो खाते हैं काट के। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक
एक पॉइंट हो जाता है, एक एंगल हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड में कुछ निकालते हैं तो इस तरह का एक एंगल आता है, तो इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं कि नहीं। इसको इसका सिंबल है बच्चों डी ओम ऐसे लिखते हैं। इसका सिंबल है ओम। इसको फॉर्मूला क्या है, डी ओम इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर। ये जो कंप्लीट एरिया लिया उसका रेडियस, ये तो रेडियस हो गया ना, इसका आर स्क्वायर डी ए बाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, उसको बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं स्टेरेडियंस। तो इसका यूनिट है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। समझ में आया आपको सॉलिड एंगल क्या है और प्लेन एंगल क्या है। एंड बोथ है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल both are dimensionless quantities। ये है सॉलिड एंगल का, इसका ले लो स्क्रीनशॉट।